वर्कशीट 17 का सॉल्यूशन देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि किससे रिलेट है ये वर्कशीट। द मिडनाइट विजिटर, जो आपके सब्जेक्ट इंग्लिश से ली गई है, जिससे रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो मिडनाइट विजिटर ये एक स्टोरी है जो कि रॉबर्ट ऑर्थर द्वारा लिखी गई एक जासूसी कहानी है। ठीक है, तो इसमें एक कैरेक्टर्स हैं, एक राइटर रॉबर्ट आर्थर, एक सीक्रेट एजेंट है ऑसिबल, और एक और सीक्रेट एजेंट है जो आपको दिखाया जाएगा बाद में, हम बात करेंगे उसकी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इसकी कुछ समरी बता देती हूँ। ये जो स्टोरी है रॉबर्ट ऑर्थर द्वारा लिखी गई एक सीक्रेट स्टोरी है। स्टोरी में ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है और जो अपने होटल के कमरे में कुछ महत्वपूर्ण कागज पाने की कोशिश कर रहा होता है। ऑसिबल के प्रतिद्वंदी मैक्स, जो कि यहाँ पर एक और सीक्रेट एजेंट है, बंदूक की नोक पर उस पर हमला करता है और कागजात मांगते हैं। ऑसिबल ने अपने जीके का इस्तेमाल करके इससे स्थिति से वो बाहर निकलता है अपनी माइंड से। ठीक है, और जो स्टोरी है ऑसिबल के दोस्त फाउलर भी हैं। ऑसिबल की जो इंटेलिजेंसी है उस पर भी यहाँ पर स्टोरी में बताया गया कि उसने किस तरह से इंटेलिजेंस से काम लिया। स्टोरी में ये दिखाया गया कि किसी व्यक्ति का जो आकलन है ना, सिर्फ उसके रूप से नहीं करना चाहिए, क्या पता वो अंदर से कैसा हो। ठीक है, ऑसिबल एक मोटा और आलसी, लेकिन वह स्टोरी में सबसे इंटेलिजेंट भी बताया है। स्टोरी में एक गैर मौजूद बालकनी का भी महत्व है। ठीक है, तो टोटली इसका सारांश जो है वो है ऑसिबल अपने दोस्त फाउलर के साथ है, जो इवनिंग के टाइम जो बिताने की योजना होता है, समय बिताने की योजना बनाते हैं। ऑसिबल फाउलर से कहता है कि जल्दी वह एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखेगा जो देश का भविष्य बदल देगी। दोनों कमरे में जाते हैं, वहाँ मैक्स बंदूक लिए खड़ा होता है। मैक्स उनसे मिसाइल से जुड़ी रिपोर्ट आने तक आराम से रहने को कहता है क्योंकि उसको वो रिपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, तो ये इसका कुछ सारांश था। तो मिडनाइट विजिटर की अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। मिडनाइट विजिटर यानी मध्य रात्रि में जो आया है उसको कहा जाता है आगंतुक को। ठीक है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ फॉलर? फॉलर एक राइटर है। ठीक है, हु वाज मैक्स? अ सीक्रेट एजेंट, एक जासूस। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का फेस कैसा हो गया था? गुस्से से काला। व्हाट ग्रेट क्वालिटीज मेड ऑसिबल अ सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट? क्या ऐसी क्वालिटीज थी जो ऑसिबल को एक सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट बनाती हैं? ऑसिबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ही वॉज अलर्ट एंड रिसोर्सफुल। ही वॉज कूल हेडेड पर्सन एंड हैड अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, वो कभी भी मतलब ऐसे डिसीजन नहीं ले लेता जो गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी थी। हु एक्चुअली हैड नॉक्ड एट द डोर ऑफ ऑसिबल्स रूम? वाई डिड he come there? Henry. The waiter was knocking at the door in hotel. In fact, Ausible and had ordered for a hotel of wine and 2 glasses. When there was a knock at the door, he reached as if policeman was at the door. He had come there as Ausible had ordered drink before coming into the room. गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ फॉलर। फॉलर का आपको स्केच करना है कैरेक्टर की, कैसा है उसका। फॉलर इज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर, वो एक रोमांटिक और यंग राइटर है। ही हैज़ अ ग्रैंड पिक्चर ऑफ अ सीक्रेट एजेंट इन हिज माइंड एंड ही वांटेड टू राइट बुक्स ऑन द डिटेक्टिव्स। वो चाहता था कि डिटेक्टिव्स जो जासूस होते हैं उनके ऊपर एक कहानी लिखे, और वो एक यंग और रोमांटिक राइटर भी था। ठीक है, तो इस तरह से उसकी कैरेक्टर्स हमने देखे कि फॉलर के जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे थे। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 18 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रखा है लेसन 4 द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से रिलेट। एक पैराग्राफ तो नहीं दे रखा है, बट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेट, जो कि आपके सब्जेक्ट इंग्लिश से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी समरी बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इस चैप्टर में क्या था। बट आप इसे रीड करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ पर जो इसके लेखक हैं कहानी के वो हैं हॉरेस डेनबी। ठीक है,
तो ये उन्हीं के ऊपर आधारित है। कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर को पकड़ना पड़ता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि चोरों में भी सम्मान होता है। ये कहानी इसी कहावत को दर्शाती है। कहानी हॉरेस डेनिबी नाम के एक आदमी की है जो 50 साल का है और उसके आसपास के सभी लोग उसे एक अच्छा और ईमानदार आदमी समझते हैं। वह ताले बनाने का काम करता था और इतना उसको प्रॉफिट कमाता था वह कि अपनी मदद के लिए 2 नौकर रख सकता था। उसे करीब 15 साल पहले एक बार जेल भेजा गया था क्योंकि वह हर साल डकैती करता था। इस साल जब वह डकैती के लिए घर में जाता है तो उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जो घर की मालकिन होने का दिखावा करती है। बाद में जब वह वहां से निकलता है और 2-3 दिन बाद गिरफ्तार हो जाता है तो उसे उस महिला की सच्चाई पता चलती है। तो इसी के ऊपर ये आधारित है, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी सच का विश्वास जो होता है, प्रश्न का विश्वास इस चैप्टर का थीम है। ठीक है, मुख्य विचार इस स्टोरी का यह है कि धोखेबाज भी अपने पेशे में ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। घर की तिजोरी को लूटने में एक ही मिशन पर 2 अनुभवी चोर और लुटेरे आमने सामने आते हैं। वे दोनों यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि चोरी बिना किसी बाधा के हो जाए। तो बाद में उसे पता चलता है कि वो लेडी कौन होती है जो घर का मालिक होने का दावा करती है, वो आखिर कौन होती है, वो चोर ही होती है। ठीक है, तो ये कहानी आगे बढ़ती है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से और आप इसे पढ़िएगा। अब देखते हैं इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इज राइटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विक्टर कैनिंग। राइटर जो है यहाँ पर विक्टर कैनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये जो है पर्टिकुलर इसकी स्टोरी के राइटर हैं, बट जो ये स्टोरी बताई गई है ये हॉरेस डेनिबी नाम के एक आदमी की है। ठीक है, व्हाट वाज द वर्क ऑफ हॉरेस डेनिबी? ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाने का काम करता है। वेयर डिड द हाउस कीपर कीप द की? हाउस कीपर जो है वो जो चाबियाँ कहाँ पर रखता है? हैंग द की इन द हुक आउटसाइड द किचन डोर, किचन डोर के जो बाद में जो डोर पर लगा रहता है हुक, उस पर रखता है। Who was the real culprit in this story? Real culprit was the woman who pretended to be a member of the family living at Shotover garage. She tricked Harris into believing her and cleverly took away all the jewels and that were kept in the safe. What did Horace Denby like to collect? Horace Denby liked to collect rare and expensive books. उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक कलेक्ट करने में बड़ा मजा आता था। डू यू थिंक हैरिस डेनिबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट? ही डिजर्व व्हाट ही गॉट, उसने वही डिजर्व किया जो उसे मिलना चाहिए था। अ क्राइम इज अ क्राइम नो मैटर इफ इट इज कमिटेड 100 टाइम ऑफ जस्ट वंस। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि उसने 100 टाइम कमिट किया है उस क्राइम को या एक बार किया है, मैटर ये है कि वो क्राइम है। ठीक है, चोरी करना भी एक क्राइम है। स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 19 को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम जिससे रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेट समरी देख लेते हैं और क्या है उस पार्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका दे रखा है चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फूट से रिलेट क्वेश्चन आंसर्स। फुटप्रिंट्स यानी जो आपकी छाप होती है ना चप्पलों की, वो बिना पैरों के छाप, इसका अर्थ ये होता है। तो जो ये स्टोरी है इसके लेखक हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। यह ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक और अदृश्यता की उनकी दुर्लभ सूत्र के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी। तो इसमें कैसे दिखाया गया है कि अदृश्यता यानी गायब हो जाते हैं ना, उन दुर्लभ सूत्रों के बारे में बता रही है। उन्होंने एक ऐसी दवा विकसित की, उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन विकसित की जिससे उनके शरीर को अदृश्य बना दिया। तो यानी वो दिखते नहीं थे उस दवाई से, लेकिन उन्हें केवल शारीरिक रूप से महसूस किया जा सकता है। यानी शारीरिक रूप से तो महसूस किया जा सकता है बट वो दिखाई नहीं देते थे, जिसने उनके शरीर को अदृश्य बना दिया, लेकिन उन्हें केवल शारीरिक रूप से महसूस किया जा सकता है। फिर वह पैसे, कपड़े और भोजन चुराने की अपनी जो पावर है का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने पाया कि लंदन में इस तरह की शक्ति के साथ रहना मुश्किल है, इसलिए वह एक छोटे से गांव एपिंग में जाने का फैसला करते हैं। गांव में लोग उनके बारे में उलझन में थे और उसे अजीब तरीके से देखते थे।
जिस स्थान पर वह रुके थे वहां घटनाओं की एक श्रृंखला हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। जब उनका पैसा खत्म हो गया तो उसने फिर से लोगों के घर चोरी करना शुरू कर दिया, लोगों से चोरी करना शुरू कर दिया। और जब उन्हें शक हुआ तो सराय के मालिकों से मारपीट की। लेकिन अंत में उसे अपनी पहचान लोगों के सामने प्रकट करनी ही होती है, लेकिन अदृश्य होते ही उसे कोई नहीं पकड़ता है, यानी वो गायब हो जाता है तब उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में ये बता रही है स्टोरी, जो कि ऐसी मेडिसिन बना देते हैं जिससे वो गायब हो जाते हैं और फिर वो कुछ भी कर देते हैं जब वो गायब हो जाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन आंसर। समझ लिया हमने इस स्टोरी को कि इसमें क्या दे रखा है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हाउ डिड ग्रिफिन टेक्स हिज रिवेंज? ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड हाउस। रिवेंज कैसे लेता है? वो सेट करता है आग को उसके लैंडलॉर्ड के हाउस पर। What was the name of scientist Griffin, who were awkward by the noises? A clergyman and his wife. Awkward noise होती है उनकी। Read the following passage carefully and answer the given passage. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house to get away without being seen. He had to remove his claws, thus it was that he became a homeless wanderer, without claws, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. फुटप्रिंट्स तो दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि मड में अगर उसके पैर छप जाते तो वो पैर की छाप तो दिखाई देती है, बट वो अदृश्य होते हैं, बट पैर की छाप उसकी दिखाई देती है क्योंकि मड में उसके पैर हो जाते हैं, उसकी स्लिपर्स हो जाती हैं, इसलिए। What was the nature of Griffin? कैसा नेचर है ग्रिफिन का? Griffin is a brilliant scientist as he discover how to make himself invisible, क्योंकि वो invisible होने की एक दवाई बना देते हैं। Why did Griffin's landlord dislike him? Because he did not pay the rent to him and he had burned his house after being invisible. जब वो invisible हो जाते हैं तो वो जला देता है उसके घर को और वो रेंट भी नहीं देता, इसलिए उसे लैंडलॉर्ड पसंद नहीं करता। What did Griffin do in his anger? He set fire to his landlord house. उसने फायर को सेट कर दिया लैंडलॉर्ड के हाउस पर जब वो गुस्से हुआ तो। थर्ड क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? व्हाट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू फॉर इज इफ यू डिड? Yes, I would like to become invisible, but only if I could get back to normal. अगर मैं वापस से नॉर्मल हो जाऊँ तो। हमेशा के लिए इनविजिबल होना बहुत रिस्की भी हो जाएगा और काफ़ी गंदा भी लगेगा ना, हम किसी को छू ही नहीं पाएंगे। क्योंकि द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज आई सी इज आई विल गेट टू नो द ट्रू नेचर ऑफ पीपल, क्योंकि मैं अगर इनविजिबल हो जाऊंगा तो मेरे को सच्चाई पता चल जाएगी लोगों की, तो इसलिए मुझे पसंद है इनविजिबल, इसका एक एडवांटेज है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज आई थिंक इज ऑल्सो द सेम। अपार्ट फ्रॉम दिस आई फोरसी मैनी एडवांटेज लाइक I can see place where I otherwise couldn't have gone. I can help people which I couldn't have done. फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन का ब्रीफ कैरेक्टर आपको बताना है, संक्षिप्त में उसका कैरेक्टर कैसा होता है वो बताना है। द इनविजिबल साइंटिस्ट वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी एंड बिकम अ लॉलेस पर्सन। वो मिसयूज़ करते हैं उनकी डिस्कवरी को और लॉलेस पर्सन बन जाते हैं, यानी वो कानून को नहीं मानते हैं। ही स्टार्टेड इंजॉइंग हार्मिंग पीपल, वो पीपल को सताने में मनोरंजन करने लग जाते हैं। व्हेन ही इज लैंडलॉर्ड फ्रेंड टू कैच हिम इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू हाउस। जब उनकी लैंडलॉर्ड के फ्रेंड उसे कैच करने की कोशिश करते तो वो क्या करते थे, आग लगा देते हैं हाथ में। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 20 का सॉल्यूशन। तो यहाँ आपका दे रखा है लेसन 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से रिलेट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर को, इसके लेखक के बारे में देखेंगे और कुछ समरी देखेंगे इस चैप्टर की, ताकि आपको पूरा चैप्टर इसी पार्ट में लर्न हो जाए कि इसमें क्या बता रखा है और समझ भी आ जाए कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक बनते हुए। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक कैसे बना एक बच्चा, उसकी कहानी बताई गई है, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन के द्वारा।
जो कि एक अमेरिकी समाचार पत्र लेखक थे, जो बाद में पत्रिकाओं के लेखों और पुस्तकों के स्वतंत्र लेखक बन गए। चलिए लेखक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन कौन थे और इनका क्या पेशा था और ये कहाँ के समाचार पत्र लेखक थे। तो ये थे अमेरिकी समाचार पत्र लेखक। उनका पालन पोषण वॉरेन पेंसिल्वेनिया में हुआ था। वे पुराने न्यूयॉर्क वर्ल्ड टेलीग्राम अखबार के साथ एक लेखक और संपादक थे। 1966 में बंद हो गया था। बाद में वे विशेष रूप से खेल और स्काउटिंग के विषयों पर पत्रिका लेखों और पुस्तकों के स्वतंत्र लेखक बन गए। निग्रो लेक वेसवॉल के उनके 1970 की क्रॉनिकल का शीर्षक द बॉल वॉज वाइट था, जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बेसबॉल इतिहास में एक खोए हुए युग और अमेरिका में काले जीवन का एक समृद्ध पहलू के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो 2006 में उनकी फेफड़ों के कैंसर के द्वारा मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ इस लेखक के बारे में देखा हमने। अब देखेंगे इस लेसन के बारे में कि इसमें क्या कहा गया है। जो ये लेसन है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट के बारे में एक कहानी है, स्टोरी है। उसकी माँ जो है उसे रिची नाम से बुलाती है। वह बचपन से ही बहुत जिज्ञासु बालक था। उसकी माँ उसे एक किताब खरीद कर देती है। उस किताब में तितलियों को टैग करने का कार्य शुरू कर देता है। वह अंत में वह भी तितलियों को टैग करना शुरू कर देता है। यानी कि उसके जो साइंटिस्ट बनने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसकी माँ ने निभाई थी। ठीक है, तो हर किसी के पीछे एक स्टोरी होती है कि वो तुरंत से तो साइंटिस्ट पैदा नहीं होता है। कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी या कुछ ना कुछ ऐसा वाक्यांश रहता है जिसके द्वारा बच्चा इतना सुपर इंटेलिजेंट बनता है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट प्रमुख वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट की स्टोरी है। ये तो हमने देख ही लिया है। जिज्ञासु थे वो। बचपन से ही उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। जब वे दूसरी कक्षा में थे तब अपने होम टाउन गए हुए थे। वहां पर पाई जाने वाली सभी 25 प्रजातियों को, जो तितली की 25 प्रजाति हैं, इकट्ठा कर चुके थे वहां। इसके अलावा उनके द्वारा सिक्के, जीवाश्म और चट्टानें भी एकत्रित की गई। एक दिन जब उनकी जो जिंदगी में टर्निंग पॉइंट था ना, वो तब आया कि एक दिन उनकी माँ ने उन्हें द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम की एक किताब दी। यह पुस्तक उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ रही, यानी टर्निंग पॉइंट रही। उन्हें विज्ञान की दुनिया में परिचित कराया कि ये वैज्ञानिक दुनिया क्या होती है, उनसे परिचित कराया। उन्होंने तितलियों को टैग करना शुरू किया, जो उसी किताब के अंत में दिया गया एक कार्य था। उन्होंने विज्ञान मेले में वास्तविक विज्ञान का अनुभव किया और इसके अलावा उन्होंने यह भी समझा कि कुछ जीतने के लिए कुछ असाधारण करने की आवश्यकता है। बाद में अपनी 8वीं कक्षा के लिए उन्होंने हर साल लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर को मारने वाली वायरल बीमारी के कारण का पता लगाने का काम चुना। उन्होंने सोचा कि इसका कारण भृंग हो सकता है, इसलिए उन्होंने भृंगों की उपस्थिति के साथ कैटरपिलर उगाए, लेकिन वह गलत थे। अगले साल विज्ञान मेले के द्वारा उनकी परियोजना इस सिद्धांत का परीक्षण कर रही थी। वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल उतारती हैं। उनके इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीजन में पहला और पूरे कंट्री साइंस फेयर में तीसरा पुरस्कार मिला था। हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट ने शोध में यानी रिसर्च में एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की, जिसने कोशिकाओं के जीवन पर उनका नया सिद्धांत सामने आया। उसने मोनार्क प्यूपा के पीठ पर छोटे छोटे सुनहरे धब्बों का उद्देश्य खोजने की कोशिश की। इस परियोजना ने कंट्री साइंस फेयर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी लैब में काम करने का उन्हें मौका मिला। एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने अपना उन्नत प्रयोग जारी रखा। अंत में हार्मोन रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम हुए। एक दिन हार्मोन की एक्सरे तस्वीर देखते समय उन्हें अपने नए सिद्धांत का विचार आया, जो बताता है कि कोशिकाएं अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती हैं। एब्राइट और उसके रूममेट ने डीएनए की कार्यप्रणाली को दर्शाने के लिए अणु के प्लास्टिक मॉडल का निर्माण किया। यह एक बड़ी सफलता थी और एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक किया, अपनी डिग्री पूरी की। उन्होंने अपने सामाजिक अध्ययन शिक्षक की भी प्रशंसा की, क्योंकि वे वही थे जो उन्हें नए विचार देते थे। वह वाद विवाद और सार्वजनिक भाषण में भी अच्छे थे। वह कहीं भी जीतने के लिए, पुरस्कार के लिए नहीं प्रयोग करते थे, बल्कि इसलिए प्रयोग करते थे ताकि वह उसमें सर्वश्रेष्ठ बन सके। तो इस चैप्टर में दिखाया गया कि एक कुशाग्र बुद्धि से शुरुआत करना और जिज्ञासा को शामिल करना, उचित कारणों से जीतने की इच्छा एक वैज्ञानिक होने के महत्वपूर्ण कारक है। उनकी माँ ने भी उनकी पूरी यात्रा में उनका समर्थन किया, सपोर्ट किया। उनके लिए द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स पुस्तक खरीदी, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में उनकी जिज्ञासा को जगाया।
तो ये था पूरा चैप्टर की समरी, जिससे आपको समझ आएगा कि ये चैप्टर किसके बारे में था, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज एब्राइट ग्रोन अप? पेनिसुलाविया। सेकंड है, बुक वॉज गिवन टू रिचार्ड एच ब्राइट बाय हिज मदर, ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। Butterflies migrate to Central America, monarch. Read the passage carefully and answer the given passage. Then, in the 7th grade, he got the hint of what a real science is when he entered in a county science fair and lost. It was a really sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Albright said his entry was slices of frog tissue, which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. Question: when did Albright enter a county science fair? In the 7th grade. What was presented by Albright in the science fair in grade 7? He presented slides of frog tissues under a microscope. Frog tissues है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 80 कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। हाउ डिड रिचार्ड एब्राइट मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट? कैसे उनकी माँ ने उनकी मदद की एक साइंटिस्ट बनने में? रिचार्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट हेल्प, उन्होंने ग्रेट हेल्प करी उनकी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम, उसके लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट लाना, ट्रिप्स पे जाना उनके संग में। शी स्पेंड ऑल हर टाइम इन सेटिंग अप चैलेंज फॉर हिम, वो स्पेंड करती थी उनका हर पूरा टाइम उनके लिए चैलेंजेस जब वो करते थे उसके लिए साथ देने में। दिस हेल्प हिम टू लर्न अ लॉट। शी प्रेजेंटेड हिम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। द बुक चेंजेस रिचार्ड्स लाइफ फॉर एवर। इस बुक ने कम्प्लीटली लाइफ चेंज कर दी उनकी। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक एब्राइट ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड वाई? अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम क्या करोगे, किस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे? इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचार्ड एब्राइट, आई वुड चूज टू स्टडी अबाउट डिजीज। बाय स्टडिंग द DNA, I may find ways and means to cure many illnesses. मतलब मैं बीमारी की खोज करना चाहूँगा कि बीमारी पर्टिकुलर किससे होती है। मैं DNA की रिसर्च करूँगा कि इन बीमारी को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस करके। What lesson did Albright learn when he did not win anything at a science fair? जब वो नहीं जीते तो उन्होंने क्या लेसन लिया उससे? Albright exhibited slides of frog tissues at a science fair. He did not get any prize. He learned an important lesson that science is not just about display. Display नहीं है. It is about projects and experiments. He began conducting experiments from that day onwards.